हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया होगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत शानदार चल रही होगी। आप सभी को पता है कि आपके इस चैनल पर यानी कि समय पर पीसीएस एकेडमी में मैं बराबर एनसीईआरटी करवा रहा हूँ। अगर आपको लगता है एनसीईआरटी अरे क्या ही एनसीईआरटी करा रहे हैं, कच्चा जैसे 12 तक के बच्चों वाली चीज़ें करा रहे हैं, तो भाई यकीन मानिए कि आप धोखे पर हैं। क्योंकि एनसीईआरटी से जो क्वेश्चंस निकल के बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, यहाँ तक कि पीसीएस में आते हैं। अभी यूजीसी नेट जो जीआरएफ हुआ उसमें भी एनसीईआरटी क्लास 7th के चैप्टर नंबर 2 से एक क्वेश्चन आया हुआ था। अभी हमने ये जो टॉप 100 यूनिक एमसीक्यूज लाए हैं उसी चैप्टर नंबर 2 से लाए हैं। और अगर आपको लग रहा है कि एनसीईआरटी बड़ी हल्की होती है, ये है वो है, तो आप ये 100 क्वेश्चंस में से 90+ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दो तो मैं आपकी बात मान लूँगा। अदरवाइज मेरा भाई एनसीईआरटी पढ़ने लग जाओ, क्योंकि एनसीईआरटी मस्ट है, आपको पढ़ना ही है। क्योंकि किसी भी अगर आपने ये एनसीईआरटी पढ़ लिया और उसके बाद ये जो मैं एमसीक्यूज ला रहा हूँ इसको आपने कर लिया, तो ये मानिए आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठिए, आप जीतोगे ही जीतोगे, आपको कोई भी परास्त नहीं कर सकता। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और चलो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करना और अपने यार दोस्तों में घर पे शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो चलो आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 के, जिसका नाम है नए राजा और उनके राज्य। इसके हम टॉप 100 यूनिक एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलो हम अपने मॉक यानी कि एमसीक्यू शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कितना अच्छा अटैम्प्ट कर पाता है, कौन कितना स्कोर कर पाता है। याद रखना आपको 90+ लाने हैं और अगर नहीं आते तो भाई एनसीईआरटी पे फोकस करना शुरू कर देना है। प्रश्न संख्या 1 प्रश्न है, 7वीं शताब्दी के बाद भारत की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक विशेषता क्या थी? व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल फीचर ऑफ इंडिया आफ्टर दी 7th सेंचुरी। मैंने आपको अच्छे से बताया है 7th सेंचुरी से लेकर के 12वीं सेंचुरी तक के जो टाइम पीरियड था, इसमें बीच बीच में भारत में क्या हुआ, कैसे हुआ। तो यही पूछ रहा है कि बताओ भारत में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक विशेषता क्या थी। ऑप्शन नंबर 1, पूरे भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, यानी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वन लार्ज एम्पायर थ्रू आउट इंडिया। ऑप्शन नंबर बी, अनेक क्षेत्रीय राज्यों का उदय। ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक शासन की स्थापना। या ऑप्शन नंबर डी, यानी विदेशी शासन की शुरुआत। इनमें से इन चारों में से क्या सही है? जल्दी से सोचो। अगर आपने पढ़ा है तो देखो इस कक्षा 7 के एनसीईआरटी का है। आप अगर इसका भी आंसर नहीं कर पा रहे हो तो भाई गड़बड़ है। आंसर करो जल्दी से। 7वीं शताब्दी के बाद भारत की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक विशेषता क्या थी? इसकी सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक विशेषता थी अनेक क्षेत्रीय राज्यों का उदय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। जब सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई तो उसके बाद भारत में एक विशाल साम्राज्य के स्थान पर कई छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों का उदय होना शुरू हो गया। जैसे पाल साम्राज्य, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश आया, गुर्जर प्रतिहार वंश आया, चोल आए, चहामान आए। इनके बारे में हमने एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ जाइए और एनसीईआरटी अच्छे से खंगालिए। वीडियोस पड़े हुए हैं आपके चैनल पर और देखिए। अगला देखिए, राष्ट्रकूट प्रारंभ में किसके सामंत थे? पालों के सामंत थे। सामंत कौन होते थे? सामंत यानी कि ये सैन्य सरदार हुआ करते थे। सैन्य सरदार जो पहले राजाओं की मदद करते थे, राजाओं को सेना मुहैया कराते थे। बदले में जो राजा होते थे वो इनको यानी सामंतों को भूमि दे देते थे कि ये भूमि ले जाओ, लैंड ले जाओ और इससे टैक्स वैक्स वसूल करना, अपना खर्चा निकाल लेना, ठीक। आज धीरे धीरे आगे चलते चलते ये जैसे ही राजा कमज़ोर होने लगा, ये जो सामंत थे जिनके पास भूमि ठीक ठाक आ गई थी, टैक्स आ गया था, रेवेन्यू अच्छा हो गया था, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही एक राष्ट्रकूट भी पहले सामंत हुआ करते थे। किसके सामंत थे आपको यही बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पाल वंश, चालुक्य वंश, चोल वंश या गुर्जर प्रतिहार वंश। इनमें से किसके थे? अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी हुई है कक्षा 7 की, जो मैंने अभी चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप इसका आंसर बड़े आराम से कर दोगे। और ये प्रश्न किसी में भी आ सकता है भाई, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकता है। एसएससी हो, पीसीएस हो या डिफेंस हो या कोई भी हो, किसी भी आयोग का हो, इसमें भाई ये पूछ सकता है। तो राष्ट्रकूट शुरू में किसके थे? ये चालुक्यों के सामंत हुआ करते थे, चालुक्यों के अधीन काम किया करते थे। फिर बाद में दंतीदुर्ग नाम के चालुक्य आए, उन्होंने माफ़ कीजिए, दंतीदुर्ग नाम के जो राष्ट्रकूट आए, इन्होंने चालुक्यों को पराजित कर दिया और अपना स्वतंत्र राष्ट्रकूट साम्राज्य स्थापित कर दिया। अगला है, दंतीदुर्ग ने कौन सा अनुष्ठान किया था? ये वाला क्वेश्चन भाई यूजीसी नेट जीआरएफ में आया था इस बार 2026 के।
अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो जाकर के जिसने भी एग्जाम दिया है उससे पूछ लो, पता कर लो ये वाला क्वेश्चन आया था या नहीं। अब देखो ये कक्षा 7 की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है, और जो भी एनसीईआरटी को हल्के में ले रहे हैं तो अब उनका क्या ही कहा जाए। ये क्वेश्चन था कि किस राष्ट्रकूट शासक ने दंती दुर्ग नाम का अनुष्ठान किया था। अब जिसने पढ़ा था उसने कर दिया। तो दंती दुर्ग ने कौन सा प्रतिष्ठान किया था? इसने हिरण्यगर्भ नाम का किया था। हिरण्यगर्भ क्यों किया था? क्योंकि उसमें ऐसा था कि हिरण्यगर्भ नाम का अनुष्ठान जो करता है वो भले ही जन्म से क्षत्रिय ना भी हो, लेकिन ये अनुष्ठान करने के बाद उसको क्षत्रिय माना जाता है, उसकी राजनीतिक वैधता स्थापित हो जाती है। तो उसने अपनी राजनीतिक वैधता स्थापित करने के लिए हिरण्यगर्भ नाम का अनुष्ठान करवाया था। अगला आ जाओ, महाराजाधिराज उपाधि का अर्थ क्या होता है? वॉट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल महाराजाधिराज? देवताओं का राजा, किंग ऑफ गॉड्स, राजाओं का राजा, किंग ऑफ किंग्स, युवराज यानी क्राउन प्रिंस, या सेनापति यानी कमांडर इन चीफ। क्या इसका मतलब होता है महाराजाधिराज? ये भी मैंने आपको बताया है। इसका मतलब होता है राजाओं का राजा। ये उपाधि शक्तिशाली शासकों द्वारा अपनी सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता प्रदर्शित करने के लिए धारण की जाती थी। द टाइटल वॉज एडॉप्टेड बाई पावरफुल रूलर्स टू डिस्प्ले देयर सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी। ओके, तो ये क्वेश्चन देख रहे हो ना कितने प्राइम है, कितने सुपर्ब हैं। अगला है त्रिभुवन चक्रवर्ती उपाधि का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल त्रिभुवन चक्रवर्ती? पृथ्वी का राजा, किंग ऑफ द अर्थ, तीनों लोकों का स्वामी यानी लॉर्ड ऑफ द 3 वर्ल्ड्स, दक्षिण भारत का सम्राट यानी एम्परर ऑफ साउथ इंडिया, या महायोद्धा है, ग्रेट वॉरियर। ये मैंने आपको लाइन बाय लाइन इतना बेहतरीन समझा करके पढ़ाया हुआ है। त्रिभुवन चक्रवर्ती हो या महाराजाधिराज हो, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ाया हुआ है मैंने एनसीईआरटी। इसीलिए कह रहा हूँ कि जाओ और उसको पढ़ो, क्योंकि आपको इसका हो सकता है आंसर नहीं पता। इसका आंसर क्या है बताओ? त्रिभुवन चक्रवर्ती उपाधि का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है तीनों लोकों का स्वामी, त्रिभुवन चक्रवर्ती, लॉर्ड ऑफ द 3 वर्ल्ड्स। ये उपाधि राजा की सार्वभौमिक सत्ता और प्रतिष्ठा को व्यक्त करती है, यानी द टाइटल सिंबलाइज्ड द रूलर्स यूनिवर्सल अथॉरिटी एंड प्रेस्टाइज। भाई मैंने ये क्वेश्चन ना बहुत मेहनत करके और खुद से निकाले हैं, बहुत छाँट के और बहुत अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके निकाले हैं, ताकि आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरीके की दिक्कत ना पड़े। तो मेरी मेहनत का थोड़ा सा रिस्पेक्ट कर लेना और इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो राजवंश था दक्कन क्षेत्र का प्रमुख शासक बन गए? दक्कन क्षेत्र जानते हो ना, इधर महाराष्ट्र के इधर वाला रीजन जो है दक्कन क्षेत्र। विच डायनेस्टी वाज द मेजर रूलिंग पावर इन द दक्कन रीजन? पाल, राष्ट्रकूट, चोल, चहमान। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि तो आपको पता होगा जो पाल थे वो बंगाल साइड में थे, राष्ट्रकूट जो थे ये इधर महाराष्ट्र साइड थे, चोल जो थे वो दक्षिण भारत में और साउथ में थे, चहमान थे ये राजस्थान में थे। तो इसका आंसर आपको पता ही हो गया, आंसर है राष्ट्रकूट। अगला आ जाओ, पाल वंश के प्रमुख शासन क्षेत्र कौन सा था? अभी मैंने ऊपर ही बताया कि पाल वंश का प्रमुख शासन क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान, बंगाल एवं बिहार, गुजरात या तमिलनाडु? कौन सा है? बंगाल एवं बिहार। और देखो भाई ये क्वेश्चन आ भी जाते हैं एग्जाम्स में, लेकिन हम वहीं पर लटक जाते हैं क्योंकि हमने बेसिक ही नहीं कंप्लीट किया है। नेक्स्ट देखते हैं, चोल वंश का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? विच वाज द कोर रीजन ऑफ द चोल डायनेस्टी? जो चोल डायनेस्टी थी उसका मुख्य क्षेत्र कौन सा था? कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु या गुजरात? कहाँ पर थे चोल? तो कश्मीर में तो थे नहीं, आपको इतना तो मोटा ही मोटा लगा लोगे क्योंकि मैंने बार बार बता रहा हूँ साउथ में थे। पंजाब में भी नहीं थे। तमिलनाडु और गुजरात का आपको शंका हो सकती है, तो गुजरात में तो भाई गुर्जर प्रतिहार थे, मतलब राजस्थान के रीजन में। तो गुजरात में चालुक्य हुआ करते थे, चालुक्य। तमिलनाडु में कौन थे? तमिलनाडु में ही तो चोल थे, याद है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला आ जाओ, गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रमुख शासक कौन था? धर्मपाल, नागभट्ट, दंतीदुर्ग या विजयालय? दंतीदुर्ग के बारे में तो हमने अभी ऊपर ही पढ़ा कि ये एक राष्ट्रकूट थे जिन्होंने हिरण्यगर्भ का नाम का अनुष्ठान कराया था, तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। अब बचे 3, धर्मपाल, नागभट्ट और विजयालय। इनमें बताओ कि गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रमुख शासक कौन था? प्रमुख शासन क्या, पावरफुल भी शासक था और बेहतरीन शासक था, तो इसका आंसर है नागभट्ट। नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार वंश का एक प्रमुख शासक था और शक्तिशाली भी शासक था।
अगला कह रहा है कि कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जिसको मैंने बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से बताया है मैप बना करके एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 में हिस्ट्री की, तो कह रहा है कि कौन सा राजवंश उसमें शामिल नहीं था जो त्रिपक्षीय संघर्ष था। मैंने आपको बताया था कि जो उत्तर भारत था, ठीक है, इधर पाल थे, इधर गुर्जर प्रतिहार थे और इधर कौन थे, राष्ट्रकूट। तो इन तीनों ने कन्नौज को अब हथियाने के लिए बराबर संघर्षरत रहे। तो जो गुर्जर प्रतिहार हैं वो थे, राष्ट्रकूट थे और कौन थे, पाल थे। तो इसमें देखो जो जो ये होंगे उसको रखो, बाकियों को हटा दो। राष्ट्रकूट थे, हाँ थे। गुर्जर प्रतिहार थे, हाँ थे। चोल थे, चोल नहीं थे। पाल थे, हाँ पाल भी थे। तो ये तीनों तो भाई थे। तो कौन शामिल नहीं था, तो ये चोल शामिल नहीं थे। आगे चलते हैं। भूमि अनुदान सामान्यतः किसे दिए जाते थे, जो लैंड ग्रांट होते थे, लैंड ग्रांट होता था, किसे दिए जाते थे, ब्राह्मण को दिए जाते थे या सैनिक को दिए जाते थे या व्यापारियों को दिए जाते थे या कारीगरों को दिए जाते थे, किसे दिए जाते थे। लैंड ग्रांट्स वर जनरली गिवन टू हुम, किसको दिया जाता था लैंड ग्रांट यानी कि भूमि अनुदान, ये नॉर्मली ब्राह्मणों को दिया जाता था मेरे भाई। प्रारंभिक मध्यकाल में जो राजा होते थे ब्राह्मणों, मंदिरों तथा धार्मिक संस्थाओं को भूमि अनुदान दे करके अपनी धार्मिक और राजनीतिक समर्थन उनसे प्राप्त करते थे, ठीक। किंग्स ग्रांटेड लैंड टू ब्राह्मण्स, टेम्पल्स एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस टू गेन रिलीजियस एंड पॉलिटिकल सपोर्ट। आगे आ जाते हैं। भूमि अनुदान सामान्यतः किस पर अंकित किए जाते थे, जो लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे वो किसी चीज़ पर लिखे भी जाते थे। तो किस पर लिखे जाते थे, भोजपत्र, ताम्रपत्र, कागज या कपड़ा। ये भी मैंने आपको विस्तार से चित्र दिखा करके पढ़ाया हुआ है। तो भूमि अनुदान सामान्यतः किस पर अंकित किए जाते थे, तो भूमि अनुदान जब भी दिया जाता था तो उसको ताम्रपत्र यानी कॉपर प्लेट पर अंकित किया जाता था, ताकि वो आगे चल के स्थायी रूप से सुरक्षित भी रहे। नेक्स्ट कह रहा है कि वेट्टी का क्या अर्थ है। वेट्टी का क्या अर्थ है। अगर मान लो आपके किसी एग्जाम में यूपी पीसीएस में ही ये क्वेश्चन आ जाए कि बताओ वेट्टी का अर्थ क्या है, और आपके ऑप्शन है लैंड टैक्स, फोर्स्ड लेबर यानी बेगार या अनिवार्य श्रम, व्यापार कर यानी ट्रेड टैक्स, या सिंचाई कर इरिगेशन टैक्स, इनमें से क्या सही है, वेट्टी। तो वेट्टी का अर्थ क्या हुआ, वेट्टी का अर्थ हुआ बेगार यानी कि अनिवार्य श्रम, जो फोर्स्ड लेबर होते थे उसको कहा जाता था वेट्टी। वेट्टी चोल प्रशासन में एक अनिवार्य श्रम यानी बेगार की व्यवस्था थी। वेट्टी रिफर टू कंपलसरी लेबर अंडर द चोला एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन में मजा आ रही है, समझ में आ रहा है कितना बेहतरीन क्वेश्चन निकल रहे हैं। और भाई ये एनसीईआरटी से निकल रहे हैं, मैं कोई छिपी बातें नहीं बता रहा हूँ। तो और बड़ी मेहनत से निकाला है। तो इन क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो या कैसे भी करके भाई एकदम चैप्टर वाइज मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, एकदम चार्ट डालो। परेशानी नहीं होनी है आपको, मैदान में हारना नहीं है बस। जो कड़मई है, कड़मई किससे संबंधित था, देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। कड़मई किससे संबंधित था, कड़मई वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, व्यापार टैक्स यानी ट्रेड टैक्स, भूमि राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू, सेना या आर्मी, या धार्मिक कर यानी रिलीजियस टैक्स। ये किससे संबंधित था, ये संबंधित था, जो कड़मई था वो आपके लैंड रेवेन्यू यानी कि भूमि राजस्व से संबंधित था, ठीक। किससे संबंधित था, भूमि राजस्व से। आगे आ जाते हैं। चोल अभिलेखों में लगभग कितने प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर मेंशन्ड इन चोला इंस्क्रिप्शंस। बताओ चोल अभिलेख जो होते थे उसमें कितने प्रकार के टैक्स लिए जाते थे। मैंने आपको ये भी एनसीईआरटी में पढ़ाया हुआ है, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 2 के ही क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। और ये एग्जाम्स में किसी भी एग्जाम्स में आ सकता है, नेट, पेट, टेट, कहीं भी आ सकता है, पीसीएस हो, एसएससी हो, बैंक हो, कहीं भी आ सकते हैं भैया। तो चोल अभिलेख में कुल मिला के 400 से अधिक टैक्सेस की बात की गई है। 400 से अधिक टैक्स लगते थे उस ज़माने में। नए राज्यों की जो आय का प्रमुख स्रोत था वो क्या था, जो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ द रेवेन्यू फॉर द न्यू किंगडम्स, व्यापार, भूमि राजस्व, युद्ध से प्राप्त धन या दान। जो नए राज्य थे, जो नए राज्य इस्टेब्लिश हो रहे थे, वो कहाँ से रेवेन्यू लाते थे, तो वो रेवेन्यू लाते थे भूमि राजस्व से। किससे लाते थे, वो रेवेन्यू लाते थे भूमि राजस्व से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट देखते हैं, सामंत अपने अधिपति को क्या प्रदान करते हैं। सामंत आपको पता लग गया ना कि सामंत कौन होते थे, सैन्य सरदार होते थे जिन्होंने भूमि प्राप्त हुई उससे टैक्स वसूला, राजस्व वसूला, अपने आप को पावरफुल किया। फिर राजा के कमज़ोर होते ही इन्होंने अपने आप को वर्चस्वशाली साबित कर दिया, जैसे कि राष्ट्रकूट। तो ये जो सामंत थे अपने अधिपति को क्या प्रदान करते थे, यानी कि व्हाट डिड ए सामंत प्रोवाइड टू हिज ओवरलॉर्ड, केवल धन, केवल सैनिक सहायता, उपहार और निष्ठा, केवल भूमि। एक चीज़ हमेशा याद रखना मेरे भाई कि जहाँ भी केवल शब्द लग जाए तो केवल शब्द लग जाए समझ लो वो चीज़ गलत है, सीधी सी बात, वो गलत है। ठीक, तो यहाँ केवल कहाँ लगा है, ये गलत। सही क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी, सैनिक सहायता, गिफ्ट और जो भी लॉयल्टी थी ये दिया करते थे अपने लॉर्ड्स को। नेक्स्ट देखते हैं, राज तरंगणी के लेखक कौन है। हु वॉज द ऑथर ऑफ राज तरंगनी। राज तरंगनी जो कि कल्हड़ के इतिहास की एक पुस्तक है, जो कि कश्मीर के इतिहास की पुस्तक है जो कि कल्हड़ ने लिखी और बहुत ही अद्भुत पुस्तक है। 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी संस्कृत भाषा में। राज तरंगणी संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, इसकी भाषा भी याद रखो। राज तरंगणी मुख्यतः किस क्षेत्र का इतिहास प्रस्तुत करती है, अभी मैंने ये आपको बताया। और देखो ये अगर एग्जाम्स में आ जाएगा तो क्या आप इसका आंसर कर पाओगे, कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है भाई, और नहीं कर पाते हो तो अब कर लोगे। जो राज तरंगनी है मेनली प्रेजेंट्स द हिस्ट्री ऑफ विच रीजन। अभी मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन बताया कि ये कश्मीर के इतिहास की पुस्तक है जो कल्हड़ ने लिखी, संस्कृत भाषा में है और 12वीं शताब्दी की है। तो इसका आंसर हो गया कश्मीर। प्रशस्ति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। प्रशस्ति तो इसको तो भाई मैंने इतने प्यार से, इतना अच्छे से, इतने इत्मीनान से प्रशस्ति को ही मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया था जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था कि भाई एक बार अगर देख लोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे। तो व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ प्रशस्ति, बताओ। कर वसूली, राजा की उपलब्धियों का गुणगान करना, या कानून बनाना या व्यापार को बढ़ावा देना। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, फटाफट से बताओ कि प्रशस्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था। भाई प्रशस्ति यानी कि राजा की प्रशंसा में लिखा गया कोई भी अभिलेख, राजा की उपलब्धियों के जिसमें गुणगान करना कि मेरा राजा ऐसा है कि जहाँ जाता है वहाँ के एकदम सभी लोग नतमस्तक हो जाते हैं, धूल भी नहीं उड़ती इसके आगे, क्योंकि राजा के आगे वो भी नमन करती है। ऐसी बड़ी बड़ी बातें करना। नेक्स्ट है कि पाल वंश था जो, उसके संस्थापक कौन थे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द पाल डायनेस्टी। गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या महीपाल, इन चारों में से कौन था। तो इसका आंसर है गोपाल। ये देखो पाल वंश का संस्थापक भी कई बार कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, और ये भी कहाँ मिल रहा है हमें, एनसीईआरटी क्लास 7th के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 में आराम से मिल रहा है भाई। तो पाल वंश की स्थापना लगभग 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। उन्हें बंगाल के सामंतों द्वारा निर्वाचित किया गया था। द पाल डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय गोपाल अराउंड 750 CE। ही वाज इलेक्टेड बाय रीजनल चीफ्स इन बंगाल। ओके, वही बंगाल जहां पर अभी चुनाव हुए हैं। अब ममता बनर्जी जी जा चुकी हैं, शुभेंदु सरकार वहां आ चुकी है। अगला है, पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन माना जाता है। जो पाल डायनेस्टी है, who is considered the most powerful ruler of the पाल डायनेस्टी। कौन सबसे शक्तिशाली शासक है, गोपाल, धर्मपाल, महीपाल या रामपाल, इनमें से कौन सबसे शक्तिशाली शासक है पाल वंश का। तो वो इसका सही उत्तर है आपका ये धर्मपाल। आगे आ जाते हैं, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। जो राष्ट्रकूटों की बात बताई, इसका संस्थापक कौन था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतिदुर्ग। दंतिदुर्ग ने ही तो चालुक्यों को हराया था ना, इसने ही तो दंतिदुर्ग ने ही तो हिरण्यगर्भ नाम का अनुष्ठान कराया था, जिसके बाद इनकी राजनीतिक वैधता मिल गई। तो आपका उत्तर क्या है, दंतिदुर्ग। कितना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, देखने में बहुत आसान लग रहा होगा क्योंकि अभी आप वीडियो में देख रहे हो, यही जब एग्जाम्स में आ जाते हैं ना सॉरी, तो आपके हक्के बक्के गुम होने लग जाते हैं। अगला कह रहा है कि कैलाशनाथ यानी कैलासा मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। कैलाशनाथ, विच राष्ट्रकूट रूलर बिल्ट द कैलासा टेम्पल। दंतिदुर्ग, कृष्ण प्रथम, अमोघ वर्ष या गोविंद तृतीय।
किसने करवाया था इन चारों में से? दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, अमोघ वर्ष या गोविंद तृतीय? तो इसका आपका सही उत्तर है कृष्ण प्रथम। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा बनवाया गया था। द फेमस कैलासा टेम्पल एट एलोरा वॉज बिल्ट बाय राष्ट्रकूट रूलर कृष्ण प्रथम। अगला कह रहा है चोल वंश यानी इंपीरियल चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चोल वंश की जो हम बातें कर रहे हैं और बहुत ही विशाल साम्राज्य बना था आगे चल के, तो इसका संस्थापक कौन था? हु फाउंडेड द इंपीरियल चोल एम्पायर? विजयालय, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम या आदित्य प्रथम? और भाई एक बात और बताओ, चोल जितने शासक थे ना, बड़े पराक्रमी शासक थे, बहुत विजनरी लीडर होते थे, विजनरी किंग होते थे। तो इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे विजयालय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विजयालय 9वीं शताब्दी में तंजावुर पर अधिकार कर चोल साम्राज्य की इन्होंने नींव रखी थी। विजयालय कैप्चर्ड तंजावुर इन द 9th सेंचुरी एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द इंपीरियल चोल एम्पायर। तो इसके चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय थे। कब किया था? 9वीं शताब्दी में किया था। अगला कह रहा है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने किया? ये भी भाई कई बार पूछा जा चुका है, इनफैक्ट पीसीएस तक में ये क्वेश्चन आ चुका है। और ये देख रहे हो, ये एनसीईआरटी से निकला है, यानी एनसीईआरटी में इसका उत्तर दिया हुआ है। तो जो बृहदेश्वर मंदिर है, हु बिल्ट द बृहदेश्वर टेम्पल? विजयालय, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम या कुलोतुंग प्रथम? आंसर तो आपने देख ही लिया, राजराज प्रथम इसका करेक्ट आंसर है ना, राजराज प्रथम। राजराज प्रथम बहुत ही पराक्रमी राजा भी हुआ करते थे। तंजावुर में ये मंदिर है और इसको राजराज प्रथम ने बनवाया था। अगला आ जाओ, गंगाईकोंड चोलपुरम नगर की स्थापना किसने की? गंगईकोंड चोलपुरम। हु फाउंडेड द सिटी ऑफ गंगईकोंड चोलपुरम? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और इसका उत्तर देख लो भाई, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। किसने गंगईकोंड चोलपुरम नगर की स्थापना करी? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, विजयालय या आदित्य प्रथम? किसने करी थी? तो इसका सही उत्तर है, यानी गंगईकोंड चोलपुरम नगर की स्थापना करी थी राजेंद्र प्रथम ने। जब गंगा अभियान की सफलता के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम की नगर की स्थापना को अपनी राजधानी बनाई थी। आफ्टर हिज सक्सेसफुल गंगा कैंपेन, राजेंद्र फर्स्ट फाउंडेड गंगईकोंड चोलपुरम एज हिज कैपिटल। चोल प्रशासन की सबसे छोटी ग्राम इकाई क्या कहलाती थी? चोल प्रशासन की सबसे छोटी ग्राम इकाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जाता है और पूछा भी गया है कि चोल प्रशासन की सबसे छोटी ग्राम इकाई क्या कहलाती थी? वॉट वॉज द स्मॉलेस्ट विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अंडर द चोलास? मंडलम, वलनाडु, नाडु या उर? इन चारों में से क्या सही उत्तर है? यानी कि चोल प्रशासन की सबसे छोटी ग्राम इकाई क्या होती थी? तो सबसे छोटी ग्राम इकाई क्या थी? इसका उत्तर है उर। उर सामान्य गांव की सभा थी जो स्थानीय प्रशासन का आधार भी हुआ करती थी। ठीक, उर वाज द विलेज असेंबली ऑफ एन ऑर्डिनरी विलेज एंड फॉर्म्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। चोल प्रशासन में ब्राह्मणों के गांव की सभा क्या कहलाती थी? जो चोल प्रशासन था उसमें जो ब्राह्मण के गांव हुआ करते थे उनकी सभा क्या कहलाती थी? व्हाट वाज द असेंबली ऑफ ब्राह्मण विलेजेस अंडर द चोलास कॉल्ड? उर नगरम सभा या ग्राम सभा? उर नगरम सभा या ग्राम सभा? ये मैंने सारे शब्द अच्छे से डिफाइन करे हैं, एक्सप्लेन करके समझाया है चैप्टर नंबर 2 में एनसीईआरटी के, जो कि मैंने वीडियो डाला हुआ है चैनल पे समयपत पीसीएस एकेडमी में, आप जाकर देखो। तो क्या कहते थे चोल प्रशासन में ब्राह्मणों के गांव की सभा को? उसको कहते थे सभा। जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाते थे गांव, उनके प्रशासन सभा द्वारा ही संचालित किया जाता था। चोल काल में व्यापारियों के जो संगठन है उसको क्या कहा जाता है? और ये जो सभा थी ना, जो प्रशासन चलता सभा द्वारा, और सभा में नियुक्तियाँ कैसे होती थी? तो इसके लिए समितियाँ बनती थी। समितियों में लोग जो होते थे शामिल किए जाते थे। उसके लिए जो योग्य व्यक्ति होता था, योग्यता के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते थे। उसमें जो भी योग्य व्यक्ति है, मान लीजिए कि ये कुछ व्यक्ति हैं जो कि समिति में शामिल हो सकते हैं, तो इसका क्या होता था कि इन सभी के पर्ची में नाम लिख दिए गए, एक मिट्टी के बर्तन में डाला गया, एक बच्चे को बुलाया जाता था कि एक पर्ची निकालो। ये बच्चा पर्ची निकालता था और जिस व्यक्ति की पर्ची लिखनी वो व्यक्ति इस समिति का सदस्य बन जाता था। तो ऐसे सिस्टम से बनाया जाता था।
चोल काल में व्यापारियों के संगठन को कहते क्या थे? व्यापारियों का संगठन, यानी कि व्हाट वर मर्चेंट गिल्ड्स कॉल्ड ड्यूरिंग दी चोला पीरियड? व्हाट वर मर्चेंट गिल्ड्स कॉल्ड ड्यूरिंग दी चोला पीरियड? सभा कहते थे, नगरम कहते थे, ग्राम कहते थे, या वलनाडु कहते थे? सभा अभी मैंने बताया, ये तो ब्राह्मणों के गांव। नगरम, ग्राम या वलनाडु? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नगरम। जो नगरम हुआ करता था, नगरम वॉज द मर्चेंट गिल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेड एंड कमर्शियल एक्टिविटीज। ओके। चोल प्रशासन में कुडवोलय प्रणाली का संबंध किससे है? अब देखो कितना बेहतरीन प्रश्न है। चोल प्रशासन में कुडवोलय प्रणाली का संबंध किससे है? द कुडवोलय सिस्टम इज दिस चोल एडमिनिस्ट्रेशन वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको आ जाएगा तो यकीन मानिए पसीना छोड़ दोगे आप एग्जाम हॉल में, इसलिए इसको तुरंत का तुरंत इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। कुडवोलय प्रणाली कर संग्रह से संबंधित है, या सैनिक भर्ती से संबंधित है, या ग्राम समिति के सदस्यों का चुनाव कराती थी, या न्याय व्यवस्था देखती थी? कौन सा सही इसका ऑप्शन है? तो जो चोल प्रशासन था उसमें जो कुडवोलय प्रणाली था उसका संबंध किससे था? ग्राम समिति के सदस्यों का चुनाव से था। कुडवोलय प्रणाली में योग्य व्यक्तियों के नाम ताड़पत्र पर लिखकर गले में डाल दिए जाते थे, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया, और लॉटरी के माध्यम से ग्राम समिति के सदस्यों का चयन किया जाता था। इन द कुडवोलय सिस्टम, eligible candidates' names were written on palm leaves and drawn from a pot to select village committee members। समझ में आई बात? जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया ना, इस जगह यही बात वो नीचे बता रहे हैं। अगला है ब्राह्मदेव। किसे कहा जाता था ब्राह्मदेव? what was meant by ब्राह्मदेव? what was meant by ब्राह्मदेव? ब्राह्मदेव किसे कहा जाता था? ऑप्शन है आपके सैनिकों को दी गई भूमि, ऑप्शन नंबर बी किसानों की भूमि, ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि यानी लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मण्स, या ऑप्शन नंबर डी व्यापारियों की भूमि यानी लैंड ऑन्ड बाय मर्चेंट्स। ये प्रश्न आपका 50,000 रुपये का है। आपका समय शुरू होता है अब। नो लाइफ लाइन, नो देयर इज एनी क्लू। आपको बताना है क्योंकि आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है या मैंने पढ़ाई है। आपने नहीं पढ़ी तो क्यों नहीं पढ़ी भैया, पढ़ो जाके फिर है। तो बताओ जल्दी से, ब्राह्मदेव किसे कहा जाता था? आपका समय शुरू होता है अब। हाँ तो समय हो गया है समाप्त, बस मैं इतना ही समय देता हूँ। आपका उत्तर है ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि। भैया जो ब्राह्मणों को दान में भूमि दी जाती थी उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था ब्राह्मदेव। समझिए बात समझ में आई कि नहीं? बात को समझ में आनी ही चाहिए। अगला कह रहा है कि चोल काल में नगरम किसका संगठन था? ड्यूरिंग द चोला पीरियड नगरम वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ होम। बताओ नगरम किसका संगठन था? क्या ये किसानों का संगठन था, सैनिकों का था, व्यापारियों का था, या पुजारियों का था? ये तो भाई इजी है, इसको बता सकते हो। नगरम व्यापारियों का था संगठन भैया, समझ रहे हो जी? नगरम वाज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स दैट मैनेज्ड ट्रेड एंड कॉमर्स। समझे बात को? चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? इतना सिंपल क्वेश्चन कि आपको आंसर ही नहीं पता है। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ चोल एम्पायर? भाई बड़ा ही इजी है, लेकिन बस इसका उत्तर हो पता होता तो और इजी होता। ऑप्शन है मदुरै, तंजावुर, कांचीपुरम या वातापी। जल्दी बताइए, जल्दी, फास्ट। चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मदुरै, तंजावुर, कांचीपुरम या वातापी? तो भाई चोल साम्राज्य की जो राजधानी थी उसका था नाम था तंजावुर। राजराज प्रथम के समय में तंजावुर चोल साम्राज्य की राजधानी बनी थी, प्रमुख राजधानी थी। तंजावुर वाज द प्रिंसिपल कैपिटल ऑफ द चोल एम्पायर ड्यूरिंग राजराज फर्स्ट रेन। क्या बोल रहा हूँ? राजेंद्र प्रथम ने किस देश पर नौसैनिक अभियान चलाया था? जो राजेंद्र फर्स्ट थे, चोला एम्पायर थे, लॉन्च्ड ए नेवल एक्सपेडिशन अगेंस्ट विच कंट्री या रीजन? बताइए, राजेंद्र प्रथम ने किस देश पर नौसैनिक अभियान चलाया था? नौसैनिक अभियान, समझ रहे हो? नौसैनिक अभियान उस समय यानी हम बता रहे थे ना 9वीं से 12वीं शताब्दी की बातें, या हम 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच का, हमने 17वीं शताब्दी के बीच का इतिहास भी पढ़ा था। लेकिन 9वीं से 12वीं शताब्दी के हम जब इतिहास पढ़ रहे थे, अभी जब एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, उसमें हमने चोल साम्राज्य बताया हुआ था, जो कि बड़ा ही पराक्रमी उसके राजा हुए।
तो उन्होंने उसमें से एक हुए राजेंद्र प्रथम। उसने किस देश पर नौसैनिक अभियान चला दिया था? चाइना पे, श्री विजय साम्राज्य पे, या जापान देश पे, या अरब पर? बताइए आपका उत्तर क्या है। उत्तर है श्री विजय साम्राज्य, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया का ये साम्राज्य था और वो सफल नौसैनिक अभियान चलाया था। राजेंद्र फर्स्ट लॉन्च्ड ए सक्सेसफुल नेवल एक्सपेडिशन अगेंस्ट द श्री विजय एम्पायर इन साउथ ईस्ट एशिया। बात समझ में आ रही है? अब तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना कि भैया हिंदी में पढ़ाते हैं, हम दोनों में पढ़ा रहे हैं, इसीलिए ताकि दोनों लोग पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। प्रशस्ति क्या होती है? ऊपर ही अभी हम बता क्या है। क्या यह कर सूची होती है? क्या राजा की प्रशंसा में लिखी गई रचना होती है? क्या यह धार्मिक ग्रंथ होता है? क्या यह व्यापारिक अभिलेख होता है? क्या होता है? तो भैया प्रशस्ति का मतलब है, शब्द में ही पकड़ लो, प्रशस्ति, प्रशंसा। प्रशंसा यानी कि राजा के प्रशंसा में कोई जो रचना लिखी जाती है वो होती है प्रशस्ति। अगला देखो, चहमान वंश की राजधानी क्या थी? चहमान वंश की राजधानी, हालांकि आपने देख लिया है आंसर, बहुत चतुर हो बेटा। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द चहमान डायनेस्टी? अजमेर, दिल्ली, कन्नौज या उज्जैन? जल्दी बताइए, जल्दी, फास्ट कीजिए, फास्ट। अजमेर, दिल्ली, कन्नौज या उज्जैन? इसकी राजधानी थी अजमेर। किसकी? चहमान वंश की राजधानी क्या थी? अजमेर थी। अगला आइए, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? अब ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सरल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा भी गया है एग्जाम्स में। हु वाज द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो? कल्हड़, चंद्रबरदाई, बाणभट्ट या विल्लड़? पृथ्वीराज रासो, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रबरदाई। जो चंद्रबरदाई थे पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और इनके ही द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया। दरबारी कवि समझ पाए? यानी कि ट्रेडिशनल एट्रीब्यूटेड टू चंद्रबरदाई। द कोड पोएट थे। कोड पोएट किसके थे? ये पृथ्वीराज के थे, पृथ्वीराज चौहान के, ये कोड पोएट थे, इसीलिए इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा। राज तरंगणी की रचना किसने की थी? अरे फिर आपने आंसर देख लिया है, चीटिंग हो गई। राज तरंगणी अभी हम ऊपर ही बता के आए हैं कि राज तरंगणी की रचना किसने की थी? कल्हड़ ने की थी, जो कि कश्मीर के इतिहास की एक अद्भुत पुस्तक है जो कि संस्कृत में लिखी गई 12वीं शताब्दी में। ठीक, आगे आ जाओ। राज तरंगणी मुख्यतः किस क्षेत्र के इतिहास का वर्णन करती है? बता दो जल्दी से भाई। राज तरंगणी, अभी हमने ऊपर 2-3 प्रश्न ऐसे ही किए, तो भाई ये कश्मीर के इतिहास का वर्णन करती है, आपको पता होना चाहिए। कल्हड़ ने लिखी 12वीं शताब्दी में, संस्कृत भाषा में लिखी। राज तरंगणी किस भाषा में लिखी गई? अभी मैंने बताया कि राज तरंगणी संस्कृत भाषा में लिखी गई, कश्मीर के इतिहास की पुस्तक है, कल्हड़ ने लिखी है। आगे आ जाओ। चोल प्रशासन में नाडु क्या था? नाडु क्या था? ग्राम था या कई गांवों का समूह था? क्या यह प्रांत था? यह राजधानी थी? क्या था? जल्दी बताओ, फास्ट। नाडु का क्या अर्थ था? व्हाट वाज नाडु इन द चोल एडमिनिस्ट्रेशन? फटाफट से जल्दी से बताओ। तो भैया चोल प्रशासन में नाडु का अर्थ था कई गांवों का समूह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, जल्दी खत्म करो, जल्दी। ज़्यादा टाइम नहीं लेना है हमें हर चीज़, क्योंकि ये अब हम रिवीजन कर रहे हैं। चोल प्रशासन में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या थी? सबसे छोटी तो हमने देख लिया था, उर थी। और सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या थी? सबसे बड़ी प्रशासनिक, ये तो हो नहीं सकता है ना, ये तो गांवों का समूह है। जल्दी बताइए, मंडलम तो नहीं था कहीं? मंडलम तो नहीं था, सही बोला, मंडलम था, यानी ऑप्शन नंबर डी। चोल प्रशासन में सबसे बड़ी इकाई क्या थी? मंडलम वाज द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन अंडर द चोलास। समझ में आ रहा है? जल्दी दिमाग के सारे कपाट खोल के बैठो, ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास, एग्ज़ाम आने वाला है। यूपी पीसीएस का फॉर्म भी आ चुका है, भर रहे हो ना? भर दो और तैयारी एकदम बूस्ट मार दो भाई, एक्सीलरेट कर दो। वलनाडु क्या था? वलनाडु जल्दी बताओ। ग्राम सभा थी या कई नाडुओं का समूह था या व्यापारिक संगठन था कि सैनिक छावनी थी? जल्दी बताओ, व्हाट वाज वलनाडु? तो वलनाडु क्या था? इसका सही उत्तर है कई नाडुओं का समूह। कई नाडुओं का समूह क्या होता था? वलनाडु होता था। ठीक, यह एक प्रशासनिक इकाई थी। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत की शक्तिशाली नौसेना के लिए प्रसिद्ध है? अभी हमने ऊपर बताया ना कि चोल एक शासक थे, राजराज। अभी देखो यहीं पर हमने बताया कि जो राजराज प्रथम थे, कहाँ गया, यहीं पर अभी हमने बताया कि किसने श्री विजय साम्राज्य पर उसने नेवी के थ्रू सफल अभियान कर दिया था और वहाँ पर जीता भी था। तो राजेंद्र प्रथम ने
राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय साम्राज्य पर नौसैनिक अभियान चलाया था, जो कि सफल भी हो गया था। श्री विजय साम्राज्य, और श्री विजय साम्राज्य कहाँ है? ये आपका भारत है, और इधर के जो ये रीजन है ना, ये भारत के इधर अंडमान निकोबार के और नीचे इधर को साइड में जाओगे, यहाँ पर अभी आपको मैंने मैप पढ़ाया नहीं है ना, अभी मैं जब आपको मैप भी पढ़ाऊंगा ना, तब आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने प्रश्न पर। तो कहाँ गया भैया हमारा प्रश्न? हमारा प्रश्न दे दो भाई मालिक। हाँ, ये रहा, मिल गया रे। तो निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत की शक्तिशाली नौसेना के लिए प्रसिद्ध था? तो भैया चोल राजेंद्र प्रथम ने किया था, राजेंद्र प्रथम चोल थे, यानी ये भी चोल ही होगा। तो इसका आंसर क्या है? चोल। विच डायनेस्टी वाज फेमस फॉर इट्स पावरफुल नेवी इन साउथ इंडिया? आंसर इज चोल। हिरण्यगर्भ अनुष्ठान का उद्देश्य क्या था? हिरण्यगर्भ अनुष्ठान जो कि इसमें क्या था, ये किया था राष्ट्रकूट थे वो दंती दुर्ग ने अपने आप को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, यानी कि अपनी राजनीतिक वैधता स्थापित करने के लिए हिरण्यगर्भ नाम का एक अनुष्ठान किया था, एक रिचुअल किया था। इसका लेकिन उद्देश्य क्या था? अभी मैंने आपको बताया कि राजनीतिक प्रतिष्ठा। लेकिन ऑप्शन देखो, विजय उत्सव मनाना, स्वयं को क्षत्रिय घोषित करना, युद्ध की घोषणा करना, या राज्याभिषेक करना। भाई उस समय जो क्षत्रिय नहीं होता था तो वो राज्य में राजा कैसे बनता? तो इन्होंने क्या किया, खुद को क्षत्रिय घोषित करने के लिए हिरण्यगर्भ नाम का एक अनुष्ठान करवाया, रिचुअल करवाया, टू प्रोक्लेम वन सेल्फ ए क्षत्रिय। ओके, चलो आगे देखते हैं जी। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? किसने लिया था? पाल ने लिया था? हाँ जी लिया था। राष्ट्रकूटों ने? हाँ जी लिया था। अभी मैंने ऊपर सारी चीजें बताई। गुर्जर प्रतिहार ने? हाँ जी लिया था। सच बताना, लिया था? हाँ जी लिया था। तो तीनों ने लिया था, इसका मतलब उपरोक्त तो सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलो भाई आगे पढ़ते हैं। कह रहा है प्रशस्ति सामान्यता किसमें अंकित कराई जाती थी? यानी प्रशस्तिज वर जनरली इनस्क्राइब्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, जो उसमें किसमें अंकित करके किसमें लिखी जाती थी? ताड़पत्र में लिखी जाती थी, या पत्थर एवं ताम्रपत्र में लिखी जाती थी, यानी कि स्टोन एंड कॉपर प्लेट्स में, या कपड़ा में, या भोजपत्र में? आपने अगर एनसीईआरटी मेरी क्लास देखी तो मैंने उसमें स्पष्ट रूप से अच्छे से बता रखा है कि ये स्टोन एंड कॉपर प्लेट्स में लिखी जाती थी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। देखो अगला प्रश्न कह रहा है कि राज तरंगिणी का ऐतिहासिक महत्व क्या है? इसके बारे में बार बार हम पढ़ रहे हैं। What is the historical significance of the राज तरंगिणी? यह केवल धार्मिक ग्रंथ है, बताइए सही है गलत? गलत। यह कश्मीर के राजाओं का क्रमबद्ध इतिहास की पुस्तक है। It presents a chronological history of the kings of कश्मीर, बताइए सही है गलत? अगला कह रहा है यह केवल कविता संग्रह सॉरी, It is only a collection of poems? No, यह गलत है। यह केवल दक्षिण भारत का इतिहास बताती है, गलत, क्योंकि ये कश्मीर का इतिहास बताती है। तो आंसर क्या हो गया? इट प्रेजेंट्स ए क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर। ये किसने लिखा है? कल्लड़ ने लिखा है, जो कि कब लिखी गई? 12वीं शताब्दी में लिखी गई। भाषा क्या है? संस्कृत है। ठीक है, माफ कीजिए थोड़ा तबीयत खराब रही है, जुकाम चल रहा है उसको लेकर के थोड़ा सा गला कम काम कर रहा है, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन सॉरी। हाँ, मैनेज कर लो भाई, क्योंकि आपको भी हो सकता है कोल्ड ही होगा, क्योंकि मौसम ही इतना खतरनाक है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से चहमान यानी चौहान वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? विच टेक्स्ट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द चहमान डायनेस्टी? कहाँ से हमें जानकारी मिलती है? ऑप्शन है राज तरंगिणी, पृथ्वीराज रासो, अर्थशास्त्र, या हर्ष चरित्र। जल्दी बताइए आपके सही आंसर क्या है? क्या हर्ष चरित्र में मिलती है चौहानों की जानकारी? तो भैया नहीं मिलती। क्या अर्थशास्त्र में मिलती है? अर्थशास्त्र लिखी किसने? कौटिल्य ने। वो तो भाई मौर्यों के टाइम पे थे। तो इसमें भी आपका गलत। तो आंसर सही क्या है? पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज रासो लिखा किसने है? ये चंद्रबरदाई ने लिखा है। किसने लिखा है? चंद्रबरदाई। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, जो चंद्रबरदाई थे ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, यानी कोर्ट पोएट थे। ओके, चलो आगे आ जाते हैं। सामंत शब्द का अर्थ क्या भैया? व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द टर्म सामंत? जो हमने इसमें सामंत लिखा हुआ है, लेकिन हमने इसको पढ़ा था कि सामंत, ये इसी को सामंत कहते हैं। सामंत कौन थे? शब्द इसका अंतर क्या है?
स्वतंत्र सम्राट, राजा के अधीन सामंत या अधीनस्थ शासक, मुख्य पुजारी या ग्राम प्रधान। कौन था, कौन था, जल्दी बताओ। सामंत का मतलब क्या है, बताओ बताओ, स्कोर करो। आंसर इज बी, देख लिया ना, हाँ चतुराई दिखा दी। राजा के अधीन सामंत या अधीनस्थ शासक हुआ करते थे, ये जो सामंत थे। इन द अर्ली मिडीवल पीरियड द सामंत वर पावरफुल लोकल चीफ्स who served under a superior king and provided military and administrative support। यानी कि जो प्रारंभिक मध्यकाल था उसमें जो सामंत हुआ करते थे वो पावरफुल लोकल चीफ्स थे, यानी कि शक्तिशाली स्थानीय शासक थे जो बड़े राजा के अधीन रहकर उनकी सैन्य और प्रशासनिक सहायता में सहायता क्या किया करते थे, प्रदान किया करते थे। समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं भाई। सामंतों का प्रमुख दायित्व क्या था? व्हाट वाज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द सामंत? केवल व्यापार करना, राजा को सैन्य सहायता करना, धार्मिक अनुष्ठान कराना या शिक्षा देना। आंसर आपने देख लिया, ये हो गई चीटिंग। और ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी राजा को सैन्य सहायता और जो कर देना, एक गिफ्ट देना, सम्मान देना, ये सब किसका काम था? सामंतों का कार्य हुआ करता था। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रारंभिक मध्यकाल में शासकों की शक्ति का प्रमुख आधार क्या था? What was the main basis of a ruler's power in the early medieval period? केवल व्यापार यानी ओनली ट्रेड, भूमि और सैन्य शक्ति, केवल धर्म या समुद्री व्यापार। प्रारंभिक मध्यकाल में शासकों की शक्ति का, शासकों की जो शक्ति पावर होती थी, इसका मेन यानी प्रमुख आधार क्या था, मेन बेसिस क्या था? तो इसका सही उत्तर है टिक टिक 1, टिक टिक 2 एंड टिक टिक 3। क्या है आंसर बताओ भैया? 7 करोड़ का सवाल। द आंसर इज बी, यानी कि भूमि और सैन्य शक्ति। जो प्रारंभिक मध्यकाल में शासक होते थे उसके शक्ति का प्रमुख आधार था भूमि और सैन्य शक्ति, किसके पास कितनी सेना है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। किस राजवंश ने बंगाल और बिहार में बौद्ध धर्म को संरक्षण किया? बिहार में और बंगाल में किसने? यहाँ पर कौन था बिहार और बंगाल में? याद होगा यहाँ पर कौन थे? पाल थे, है ना? तो पाल थे तो पालों ने दिया होगा। तो इसका आंसर क्या सही है? पाल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये भी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इजी दिख रहा है उतना इजी होता नहीं है, एग्जाम हॉल में आता है तो हमारे होश उड़ा देता है। तो बताइए जल्दी से, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? किसने किया था? गोपाल ने या धर्मपाल ने, देवपाल ने या महिपाल ने? जल्दी बताइए। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी ऑप्शन नंबर बी, यानी धर्मपाल ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, धर्मपाल फाउंडेड विक्रमशिला, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेंटर्स ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। ओके, नेक्स्ट में आते हैं, समझे क्या? राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या हुआ करती थी? व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द राष्ट्रकूट्स? क्या कन्नौज थी? यस और नो। मानेखेट थी? यस और नो। तंजावुर थी? बताइए बताइए, यस और नो। या अजमेर थी? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी कि मानेखेट इनकी राजधानी हुआ करती थी। तो करेक्ट आंसर मानेखेट। ओके, करेक्ट आंसर क्या है? मानेखेट। मानेखेट मानेखेट was the capital of the राष्ट्रकूट एम्पायर। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में, यानी गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी क्या थी? जल्दी जल्दी में 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, तो भैया साथ में लगे रहना और हार मत मानना। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी? तंजावुर, कन्नौज, अजमेर या मानेखेट? जल्दी बताइए कि इसकी राजधानी क्या थी। तो इसकी राजधानी थी कन्नौज। आपने यहाँ पर तो ऑप्शन देख ही लिया। तो चलिए अब चलते हैं हम आगे, यानी क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि पाल वंश की राजधानी क्या थी? पाल वंश की राजधानी यानी क्या थी? पाटिलपुत्र, मुंगेर या गौड़ या उपर्युक्त सभी? व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द पाल डायनेस्टी? जल्दी बताओ भाइयों, क्या थी पाल वंश की राजधानी? तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, यानी कि पाटिलपुत्र, मुंगेर और गौड़, ये समय समय पर इनकी राजधानियां बदलती रहती थी। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय पाल शासकों के संरक्षण में हुआ? कौन सा जो विश्वविद्यालय है पाल शासकों के संरक्षण में विकसित हुआ? विच यूनिवर्सिटी फ्लोरिस्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द पाल रूलर्स? तक्षशिला, विक्रमशिला या वल्लभी या उज्जैनी? कौन सी यूनिवर्सिटी थी जो कि पाल शासकों के संरक्षण में बनी थी? जल्दी बताइए।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि विक्रमशिला। आगे आते हैं, आगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। चोल शासक केवल स्थल सेना के लिए ही प्रसिद्ध थे। अभी मैंने ऊपर कहा था कि जिसमें केवल लिखा हो तो वो मान लीजिए कि गलत ही गलत है भाई, तो ये गलत, ठीक है, उड़ा दिया। कह रहा है पाल वंश बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, इसको अभी छोड़ते हैं। आगे कह रहा है राष्ट्रकूट केवल बंगाल पर शासन करते थे। पहली बात तो केवल आ गया, दूसरी बात बंगाल। आपको इतना तो पता ही कि राष्ट्रकूट बंगाल में तो नहीं थे, तो ये भी हो गया गलत। गुर्जर प्रतिहार दक्षिण भारत के शासक थे, नहीं जी बिल्कुल नहीं, ये तो राजस्थान में थे। तो सही आंसर क्या हुआ, पाल शासक बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट करेक्ट। चोल साम्राज्य के महानतम शासकों में किसे माना जाता है। चोल साम्राज्य के महानतम शासक में हु इज द रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ द चोल एम्पायर। विजयालय, राजराज प्रथम, आदित्य प्रथम या कुलोतुंग प्रथम। कौन चोल साम्राज्य का महानतम यानी ग्रेटेस्ट रूलर था बताइए। तो चोल साम्राज्य का महानतम शासक था ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजराज प्रथम। राजराज प्रथम, इन्होंने बहुत विस्तार किया था चोल साम्राज्य का, और भाई इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर भी बनवाया था। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर भी बनवाया था। तो जो राजराज प्रथम थे ये बहुत ही पराक्रमी, बहुत ही शक्तिशाली राजा थे चोल साम्राज्य के। राजेंद्र प्रथम ने अपनी गंगा विजय की स्मृति में कौन सी उपाधि धारण करी थी। जब गंगा विजय इन्होंने कर लिया था तो कौन सी उपाधि धारण करी थी, यानी कि क्या कौन सा टाइटल लिया था इन्होंने, त्रिभुवन चक्रवर्ती या गंगाई कोंड चोल। अभी हमने ऊपर पढ़ा भी है भाई, ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। तो इसको और जूम कर देता हूँ ताकि और आपको अच्छे से समझ में आए। तो बताइए जल्दी, गंगा जब विजय कर लिया था तो इन्होंने गंगा अभियान जो विजय कर लिया था तो कौन सी उपाधि धारण की थी, जल्दी बताओ। तो इन्होंने उपाधि धारण की थी गंगाई कोंड चोल की, ये गंगा कोंड चोल की। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने नगर भी बसाया था जिसको इन्होंने राजधानी बना दिया था। आगे आ जाओ, गंगाई कोंड चोलपुरम किसने बसाया था, किसने बसाया था, ये बसाया था राजेंद्र प्रथम ने। और ये जो गंगाई कोंड चोल जो था ये राजेंद्र प्रथम ने अपनी गंगा विजय की स्मृति में ये उपाधि ली थी। और गंगाई कोंड चोलपुरम, थोड़ा सा शब्द ऐसा है कि जीभ लड़खड़ा जाती है। गंगाई कोंड चोलपुरम ये इन्होंने नगर बसाया था और उसको अपनी कैपिटल भी आगे चल के बना दिया था। ठीक, चलिए आगे आइए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रथम इज द राइट आंसर। अगला कह रहा है कि प्रारंभिक मध्यकाल में भूमि अनुदान का प्रमुख उद्देश्य क्या था। भूमि अनुदान का प्रमुख उद्देश्य क्या था। व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ लैंड ग्रांट्स ड्यूरिंग द अर्ली मिडीवल पीरियड। जो भूमि अनुदान दिए जाते थे, लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे, उसका उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था। व्यापार बढ़ाना, या अधिकारियों, ब्राह्मणों एवं धार्मिक संस्थाओं को पुरस्कृत करना, या सेना समाप्त करना, या विदेशी व्यापार को रोकना। तो तेरी हो गई चीटिंग, आंसर तो सामने ही रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अधिकारियों, ब्राह्मणों एवं संस्थाओं को पुरस्कृत करना इज द राइट आंसर। ठीक, तो आप जीतते हैं बिल्कुल 10 रुपये, बस इतना ही जिताऊंगा, हाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। आगे आ जाओ, चोल काल में उर किसका प्रतिनिधित्व करता था। उर हमने इसका अभी ऊपर पढ़ा भी। ऑप्शन है ब्राह्मणों की सभा, समान गांव की सभा, व्यापारियों का संगठन या सैनिक परिषद। तो हमने ये देखा कि व्यापारियों के संगठन के बारे में तो अभी हमने बिल्कुल ऊपर पढ़ा था, ये तो नगरम था। ठीक है, सैनिक परिषद ये है नहीं। समान गांव की सभा या ब्राह्मणों की सभा, इस पे आपको संदेह है, तो मैं आपका संदेह दूर करता हूँ और आंसर है समान गांव की सभा। असेंबली ऑफ एन ऑर्डिनरी विलेज इज द उर इसी का प्रतिनिधित्व करती थी, समान गांव की सभा का। ठीक है, नेक्स्ट, चोल काल में सभा किसकी संस्था थी। द सभा ड्यूरिंग द चोल पीरियड वाज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ होम। व्यापारियों की, सैनिकों की, ब्राह्मणों की या कारीगरों की, किसकी संस्था थी सभा। तो सभा किसकी संस्था थी भाई, सभा संस्था थी ब्राह्मणों की, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सभी ब्राह्मणेय गांवों को के ब्राह्मणों की स्वशासी संस्था थी। आगे आ जाते हैं, यानी 67 नंबर पर, प्रारंभिक मध्यकाल में जो राजा की शक्ति का प्रमुख प्रतीक क्या होता था। व्हाट वाज द कंसीडर्ड द मेन सिंबल ऑफ ए किंग्स पावर इन द अर्ली मिडीवल पीरियड। विशाल सेना, भूमि पर नियंत्रण, ऊंची उपाधियां या उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी जहां आ जाता है तो बड़ा खतरनाक मामला हो जाता है। और इस प्रश्न का उत्तर जानते हो क्या है, राजा की शक्ति का प्रमुख प्रतीक माना जाता था उसका
ये तीनों यानी बताया उपर्युक्त सभी जहाँ आ जाता है तो वहाँ मामला बड़ा ही सिंपल होने लग जाता है। तो आगे कह रहा है कि यानी क्वेश्चन नंबर 68, महाराजा धीराज तथा त्रिभुवन चक्रवर्ती जैसी उपाधियां धारण करने का उद्देश्य क्या होता था? व्हाट डिड रूलर्स अडॉप्ट टाइटल्स सच एज महाराजा धीराज एंड त्रिभुवन चक्रवर्ती? व्हाट वाई भैया क्यों, क्या उद्देश्य था उनका? ऑप्शन है धार्मिक कार्यों के लिए, अपनी सर्वोच्च सत्ता और प्रतिष्ठा प्रदर्शित करने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए, या विदेश यात्रा के लिए। किसके लिए महाराजा धीराज या त्रिभुवन चक्रवर्ती जैसी उपाधियां धारण करते हैं? आप इनकी उपाधियों से ही समझ जाओगे कि आपको अगर महाराजा धीराज कहा जाएगा तो उसका अर्थ क्या होगा। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी अपनी सर्वोच्च सत्ता और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, टू डिस्प्ले सुप्रीम अथॉरिटी एंड प्रेस्टाइज। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश ऐसा था जो दक्षिण पूर्व एशिया तक अपने प्रभाव के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा राजवंश? हमने अभी ऊपर पढ़ा ना कि नेवी बना करके एक अभियान किया था, तो किसने किया था? पालों ने किया था, या चोलों ने किया था, या गुर्जर प्रतिहार ने किया था, या चाहमान ने किया था? तो याद होगा तो आपको ऊपर बताया कि चोलों ने एक नेवी के थ्रू नेवी बनाई थी, जल सेना बनाई थी, उसके थ्रू श्री विजय साम्राज्य को फतेह किया था इन्होंने, है ना। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? राष्ट्रकूटों का जो उदय दक्कन में हुआ, पालों का शासन मुख्यतः बंगाल और बिहार में था। ध्यान से पढ़ना को इनको। चोल दक्षिण भारत के प्रमुख शासक थे, चोल। अब भैया इसमें फिर से कह दिया है उपर्युक्त सभी, तो मामला हो गया बड़ा सिंपल। तो इसका आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त सभी। ठीक। हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करने वाला राष्ट्रकूट शासक कौन था? एग्जैक्टली यही प्रश्न पूछा गया था मेरे भाई। एग्जैक्टली हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करने वाला राष्ट्रकूट शासक कौन था? यूजीसी नेट में, यूजीसी नेट जो हिस्ट्री का क्वेश्चन था, ठीक है, हिस्ट्री का पेपर था, पेपर 2, उसके पेपर 2 में क्या पूछा गया था? एग्जैक्टली यही प्रश्न पूछा गया था इस बार के, यानी 2026 में। नहीं यकीन है तो जिसने दिया उससे जाकर के पूछ लो, या यूट्यूब में किसी न किसी ने पढ़ाया होगा, बताया होगा। तो एग्जैक्टली यही था भाई। देखो ये NCERT से निकल कर आया। हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करने वाला राष्ट्रकूट शासक था, कौन था? दंतिदुर्ग था। दंतिदुर्ग अपने आप को क्षत्रिय घोषित करने के लिए प्रारंभिक मध्यकाल में प्रशस्ति लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ राइटिंग ए प्रशस्ति ड्यूरिंग द अर्ली मिडिवल पीरियड? क्या था उद्देश्य भैया? क्यों लिखते थे प्रशस्ति? सीधी सी बात है, प्रशस्ति यानी प्रशंसा, अपने राजा की उपलब्धियों और वीरता का गुणगान करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका करेक्ट। ठीक, अगला आते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 73, नाडु किस प्रशासनिक इकाई का समूह है? नाडु वाज ए ग्रुप ऑफ विच एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट? मंडलम, उर, वलनाडु या राजधानी? किसका प्रशासनिक इकाई का समूह था? यानी कि ऑप्शन नंबर बी, उर का। ठीक, अगला आते हैं 74, चोल प्रशासन में मंडलम क्या था? व्हाट वाज मंडलम इन द चोल एडमिनिस्ट्रेशन? मंडलम क्या था भाई? ग्राम था, व्यापारिक संगठन था, या सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी, या ग्राम सभा होती थी? मंडलम क्या है? तो मंडलम सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है, कह रहा है कि चोल प्रशासन में ग्राम सभाओं का मुख्य कार्य क्या था? व्हाट वाज द मेन फंक्शन ऑफ विलेज असेंबलीज इन द चोल एडमिनिस्ट्रेशन? चोल प्रशासन में ग्राम सभाओं का मुख्य कार्य क्या था? विदेश नीति बनाना, स्थानीय प्रशासन का संचालन करना, सेना का नेतृत्व करना, या सिक्के बनाना? क्या था ग्राम सभाओं का मुख्य कार्य? तो इसका मुख्य कार्य हुआ करता था स्थानीय प्रशासन का संचालन करना, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है, राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध कैलासा मंदिर कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रकूटों ने प्रसिद्ध कैलासा मंदिर बनाया वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अजंता, एलोरा, महाबलीपुरम या बादामी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एलोरा। ठीक है, इन्होंने एलोरा में यह मंदिर बनवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? क्यों लड़ रहे थे ये? धार्मिक मतभेद थे, या व्यापारिक मार्गों और राजनीतिक प्रभुत्व पर नियंत्रण करना था, यानी कि कंट्रोल ओवर ट्रेड रूट्स एंड पॉलिटिकल सुप्रीमेसी? अगला कह रहा है कि समुद्री व्यापार,
या विदेशी आक्रमण? क्या था, क्यों लड़ रहे थे भैया? त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों होता? त्रिपक्षीय संघर्ष यानी कि गुर्जर प्रतिहार थे एक तरफ पाल थे और एक तरफ राष्ट्रकूट थे। इन तीनों ने इस कन्नौज पर हथियाने के लिए तीनों ने शताब्दियों तक लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है, तो इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी, यानी व्यापारिक मार्गों और राजनीतिक प्रभुत्व पर नियंत्रण करने के लिए कन्नौज पर ये सभी इस कन्नौज को हथियाना चाहते थे। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्कन क्षेत्र से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज बिलोंग्ड टू द दक्कन रीजन? दक्कन से कौन संबंधित है? तो दक्कन से संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रकूट। अगला कह रहा है कि चोलों की शक्ति का प्रमुख आधार क्या था? व्हाट वाज द मेन बेसिस ऑफ द चोल पावर? केवल स्थल सेना, केवल लग गया, गड़बड़ हो गया मामला। शक्तिशाली नौसेना और सुव्यवस्थित प्रशासन, केवल धार्मिक प्रभाव, फिर केवल लग गया, तो भैया इसका भी मामला गड़बड़। या विदेशी सहायता, तो भाई फॉरेन सपोर्ट, ये तो गड़बड़ ही दिख रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी शक्तिशाली नौसेना और सुव्यवस्थित प्रशासन जो था वो चोलों के शक्ति का प्रमुख आधार हुआ करता था। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पाल शासक बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, ये अभी हम आपको ऊपर कराया है और आपको भी पता है कि ये तीनों फिर से चलो देख लो। पाल शासक बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, यस बिल्कुल थे। राष्ट्रकूट दक्कन के प्रमुख शासक थे, राष्ट्रकूट थे, यस बिल्कुल थे। चोलों ने स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया था, बिल्कुल दिया था भाई। वैसे भी इसमें उपर्युक्त सभी का दे दिया है तो 80% मामला यही सॉल्व हो जाता है। अगला कह रहा है उर और सभा के बीच मुख्य अंतर क्या था? ये देखो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये एग्जाम वाला क्वेश्चन है। व्हाट वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन उर एंड सभा? उर व्यापारियों की संस्था थी और सभा सैनिकों की, क्या ये सही है? अगला कह रहा है कि उर सामान्य गांव की सभा थी, जबकि जो सभा थी ब्रह्मदेव गांवों की थी, क्या ये सही है? या दोनों एक ही संस्था थी, या उर केवल मंदिरों का प्रबंधन करती थी? अब भाई यहाँ लग गया केवल, तो ये हो गया मामला गड़बड़। दोनों एक ही संस्था थी, नहीं जी। उर व्यापारियों की संस्था थी, नहीं, व्यापारियों की तो नगरम थी ना, नगरम याद आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उर सामान्य गांव की संस्था थी, जबकि जो सभा थी वो ब्राह्मदे यानी ब्राह्मणों को दान में दिए गए गांवों की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक मध्यकालीन भारत का प्रमुख राजवंश नहीं था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पाल, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रकूट, ऑप्शन नंबर सी गुप्त, या ऑप्शन नंबर डी चालुक्य। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए मेजर अर्ली मिडिवल इंडियन डायनेस्टी? कौन सा नहीं था? तो पाल था, यस था। राष्ट्रकूट था, हाँ जी था। चोल था, हाँ जी था। गुप्त नहीं था भाई, गुप्त तो प्राचीन काल में हुआ करते थे, है ना, तो गुप्त इसका सही आंसर है। प्रारंभिक मध्यकाल में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख आधार क्या था? What was the main basis of political power during the early medieval period? भूमि पर नियंत्रण, केवल व्यापार, केवल धर्म, विदेशी सहायता। भाई केवल केवल आ गया, इन दोनों को बर्खास्त कर दो। विदेशी सहायता नहीं जी, तो भूमि पर नियंत्रण इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। आगे आ जाते हैं, आगे कह रहा है कि चोल शासकों द्वारा स्थानीय स्वशासन का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? विच इनक्रिप्शन प्रोवाइड्स द बेस्ट एविडेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अंडर द चोलास? चोल शासकों द्वारा स्थानीय जो स्वशासन का था उसका सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? आपने चीटिंग कर लिया, आंसर इसमें भैया दिख गया, तो आंसर नंबर आपका बी इज करेक्ट, यानी उत्तर मेरूर अभिलेख आपका बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर मेरूर अभिलेख, उत्तर मेरूर अभिलेख चोलकालीन ग्राम सभा समितियों और कुडवैलव चुनाव प्रणाली की विस्तृत जानकारी इससे मिलती है। ठीक है, उत्तर मेरूर अभिलेख से। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 85। चोल काल में सिंचाई व्यवस्था का विकास का मुख्य कारण क्या था? व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन अंडर द चोलास? क्यों किया था? मुख्य कारण इसका क्या था? सिंचाई व्यवस्था का विकास कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, या व्यापार रोकने के लिए, युद्ध की तैयारी, या धार्मिक अनुष्ठान? जल्दी बताइए। मुझे पानी पीना पड़ रहा है क्योंकि मेरे गले में खराश है, कभी भी खांसी आ जाती है, इसलिए आपको डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए बीच बीच में मैं पानी लेकर बैठा हूँ।
तो जल्दी बताइए, चोल काल में सिंचाई व्यवस्था क्यों बनाई गई थी? भैया सीधी सी बात है कि सिंचाई व्यवस्था आज भी क्यों बनाई जाती है? कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए भाई, टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इसीलिए तो बनाई जाती है सिंचाई व्यवस्था। अब युद्ध की तैयारी से इसका क्या संबंध है? तब पाकिस्तान थोड़ी ना था कि इसका पानी रोक देंगे हम, क्या भाई, क्या कुछ भी है। अगला कह रहा है ए होल प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? ए होल प्रशस्ति, हु कंपोज दी ए होल प्रशस्ति, किसने लिखा था ए होल प्रशस्ति? चंद्रबरदाई, रविकीर्त, कल्हाड़ी या बाणभट्ट। ए होल प्रशस्ति के रचयिता कौन है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रविकीर्त जो थे, रविकीर्त, इन्होंने ए होल प्रशस्ति लिखी थी। ये पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। द ए होल प्रशस्ति वाज कंपोज्ड बाय रविकीर्ति, द कोड पोएट ऑफ चालुक्य रूलर पुलकेशिन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 87, प्रारंभिक मध्यकाल में राजा अपने सामंतों से क्या अपेक्षा रखता था? वॉट डिड किंग्स एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर सामंतास ड्यूरिंग द अर्ली मिडीवल पीरियड? क्या उम्मीद रखते थे भैया कि हमारे तुम सामंत हो तो हम तुमसे क्या उम्मीदें रखें, अपेक्षा क्या है? ऑप्शन है केवल धार्मिक सेवा, केवल लिख दिया भैया वहीं बर्खास्त, सैनिक सहायता और निष्ठा, केवल व्यापार, केवल आ गया, इसको भी बर्खास्त किया, या शिक्षा का प्रसार? नहीं जी, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी, यानी सैनिक सहायता और निष्ठा, इसकी उम्मीद रखता था। अगला कह रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 88, चोल शासकों के समय नगरम का मुख्य कार्य क्या था? व्हाट वाज द मेन फंक्शन ऑफ नगरम ड्यूरिंग द चोला पीरियड? धार्मिक कार्य, व्यापारिक एवं वाणिज्य का संचालन, न्याय देना या सैनिक प्रशिक्षण? चोल शासकों के समय नगरम का मुख्य कार्य क्या था? हमने ऊपर कई बार आपको बता दिया कि नगरम का, क्योंकि नगरम व्यापारियों का समूह, एक संगठन था या उनका समूह था, तो व्यापारियों के जो संगठन था उसको क्या कहते थे? उनकी व्यापारियों के सभाओं को नगरम कहते थे, और ये व्यापार और वाणिज्य का संचालन किया करती थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, आगे आ जाइए 89 क्वेश्चन पर, 89 पर। क्वेश्चन नंबर 89, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में किस प्रकार के अभिलेख इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं? विच टाइप ऑफ इंस्क्रिप्शंस, फिर जवान मेरी फंस रही है, विच टाइप ऑफ इंस्क्रिप्शंस आर द इम्पोर्टेंट सोर्सेज फॉर द हिस्ट्री ऑफ अर्ली मिडिवल इंडिया? बताइए, प्रारंभिक मध्यकाल भारत में, मध्यकालीन भारत में किस प्रकार के अभिलेख इतिहास के महत्वपूर्ण सोर्स हैं? इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही, कि अरे फिर से आंसर खुल गया यार। यानी कि आपका उत्तर हो गया प्रशस्तियाँ एवं ताम्रपत्र जो हुआ करते थे, वो क्या हुआ करते थे? प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में ये जो अभिलेख थे ये इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोत होते थे। ये जो इनस्क्रिप्शंस होते थे ये इंपॉर्टेंट सोर्सेज हुआ करते थे फॉर द हिस्ट्री ऑफ अर्ली मिडीवल इंडिया के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 90, बस 11 बचे, 11 प्रश्न और आप जीत गए मैदान जंग, मैदान एग्जाम। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? उत्तर मेरूर अभिलेख चोलकालीन प्रशासन की जानकारी देता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। कैलासा मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने किया था। और भैया सबसे जो मेन है उपर्युक्त सभी, बताइए 80% क्या होता है? उपर्युक्त सभी, तो यहाँ पर भी वही होगा। ठीक है, अगला कह रहा है उत्तर मेरूर अभिलेख मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? उत्तर मेरूर अभिलेख जो है किस विषय से संबंधित है इसका? द उत्तर मेरूर इनक्रिप्शंस इज मेनली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? बताइए, द उत्तर मेरूर इनक्रिप्शन इज मेनली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? आपके ऑप्शन है त्रिपक्षीय संघर्ष, चोलकालीन स्थानीय स्वशासन यानी चोला लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, बौद्ध धर्म का प्रसार यानी स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, या राष्ट्रकूटों की विजय। ये क्या बातें करता है उत्तर मेरूर अभिलेख? तो उत्तर मेरूर अभिलेख जो है ये चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की बात करता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। आगे आते हैं 92, बस 8 प्रश्न और बचे। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया तक अपना प्रभाव स्थापित किया था? ऊपर हम 2-3 प्रश्न ऐसे करके आए हैं। किसने किया था? चोल ने, चोल। ठीक, झोल में मत रहना, ये चोल बहुत शक्तिशाली थे साउथ के। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ऐसा है जो कश्मीर के इतिहास का प्रमुख स्रोत है? कश्मीर का इतिहास हमने आपको बताया था, कल्हड़ ने लिखा था। क्या लिखा था? 12वीं शताब्दी में। किसको लिखा था? किस भाषा में? संस्कृत में। क्या लिखा था?
राज तरंगिणी लिखी थी, जिसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, अगला आ जाइए। पृथ्वीराज रासो मुख्यतः किस शासक के जीवन पर आधारित है? पृथ्वीराज रासो ये लिखी थी किसने? चंद्रबरदाई ने। तो ये किस शासक के जीवन पर आधारित थी? धर्मपाल, राजराज प्रथम या पृथ्वीराज चौहान या दंतिदुर्ग? तो इसका उत्तर है पृथ्वीराज रासो, यानी नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित पुस्तक है। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में राजाओं द्वारा जो भूमि दान देने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ये क्वेश्चन ऊपर हम 3-4 बार करके आ रहे हैं बैक टू बैक। तो इसका उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक, धार्मिक और राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने के लिए ये भूमि दान दिया करते थे। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश बौद्ध शिक्षा के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध शिक्षा के संरक्षण के लिए चोल, पाल, चहामान या गुर्जर प्रतिहार? तो इसका सही उत्तर है आपका पाल वंश, जो कि बंगाल और बिहार में थे। इन्होंने विक्रमशिला जैसे बौद्ध शिक्षा केंद्र भी बनाए थे, यानी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी बनाई थी। किसने? पाल शासकों ने बनाई थी। अगला है राष्ट्रकूट शासकों की राजधानी कहाँ थी? वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ द राष्ट्रकूट रूलर्स? तंजावुर, मान्यकेट, कन्नौज या अजमेर? कहाँ पर थी राष्ट्रकूट राजाओं की राजधानी? राष्ट्रकूट थे कहाँ? ये दक्कन के रीजन में, यानी आज के महाराष्ट्र के रीजन में थे कि नहीं थे? तो इनकी राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी थी मान्यकेट में। यह भी हमने ऊपर किया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है एग्जाम में। अगला आ जाइए 98 नंबर। गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन सा था? गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन सा था? ऑप्शन है उज्जैन, कन्नौज, पाटलिपुत्र या मदुरै। उज्जैन, कन्नौज, पाटलिपुत्र या मदुरै? जल्दी बताइए। गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन सा था? तो आपका उत्तर है कन्नौज। ठीक है, ये भी अभी ऊपर हम करके आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन चोल प्रशासन के बारे में सही है? विच स्टेटमेंट अबाउट द चोल एडमिनिस्ट्रेशन इज करेक्ट? ग्राम सभाएं स्थानीय प्रशासन चलाती थी। कुडवलय प्रणाली से समिति के सदस्यों का चयन होता था। उर समान गांव की सभा थी। और भैया फिर से आ गया है उपर्युक्त सभी का ऑप्शन। तो अधिकतर 80% मैं क्या बोलता हूँ? उपर्युक्त सभी। तो इसका भी सही है उत्तर उपर्युक्त सभी। चलिए आगे आ जाइए। फाइनल क्वेश्चन, आप जीत आए हैं जंग। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग अर्ली मिडिवल इंडिया? इस काल में अनेक क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। क्या हुआ था बताइए? पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहारों के बीच कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। क्या हुआ था जल्दी से बताइए? चोलों ने दक्षिण भारत में शक्तिशाली साम्राज्य और स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था विकसित की थी। क्या की थी बताइए? अब आपने फिर से देख लिया उपर्युक्त सभी। तो 80% क्या होता है? उपर्युक्त सभी। तो इसका भी आंसर है उपर्युक्त सभी, यानी कि द राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स, दी जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जिसमें कि चोल थे, पाल थे, माफ किए चोल नहीं थे, पाल थे और राष्ट्रकूट थे, गुर्जर प्रतिहार थे, है ना, त्रिपक्षीय संघर्ष में। और चोलों के उसमें सुदृढ़ प्रशासन व्यवस्था भी थी। कब थी? प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत यानी आप मान लो 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच तक की बात हो रही है। ठीक है, तो भाई ये सारे क्वेश्चन थे। आप अपना स्कोर बताओ कि आप 100 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हो। अगर आपका स्कोर 90+ है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर भाई इससे नीचे है तो प्लीज़ आप NCERT पढ़ना शुरू कर दो। और इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसकी क्लासेस लेता हूँ। डेली क्लासेस आती हैं आपके इसी चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, समयपत PCS अकेडमी में। तो इसको अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो। और भाई किसी भी तरह की दिक्कत में मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अच्छा लगा तो इसको लाइक भी कर लो। मैं ऐसे बार बार MCQs लाता रहूँगा, और ये MCQs बिल्कुल इत्मीनान से, बिल्कुल अच्छे से कर लेना। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इससे बाहर कतई नहीं, कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, मेरे पे भरोसा रखो। तो चलिए, थैंक यू सो मच देखने के लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। ज़रूर से ज़रूर ये पूरे वीडियोस आप देखा करो, बहुत ही अच्छे से, बहुत इत्मीनान से मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।